नमस्कार। लीगल एजुकेशन इंडिया के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 की, आईपीसी के अध्याय 4 की, पागलपन। पागलपन क्या होता है? पागलपन में किया गया कार्य क्या अपराध होता है? क्या पागलपन की अवस्था में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए उसको दंड दिया जा सकता है? इस पर विधिवत चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। कई सारे केस लॉज हैं इसमें। क्या हो सकता है अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है? आईपीसी का सेक्शन है 84, सेक्शन 84 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागलपन की अवस्था में काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड की स्थिति में काम कर रहा है, विकृत चित्तता की अवस्था में कोई काम कर रहा है, तो उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति, फिर से आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपराध कर रहा है और अपराध करते समय वो व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड का है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको कोई अपराध आईपीसी में नहीं है। क्योंकि अपराध करने के लिए जो मूल भावना होनी चाहिए, वो पहले भी मैंने पिछले सेगमेंट में भी आपसे डिस्कस किया है कि जब तक आपका दिमाग आपराधिक नहीं होगा, जब तक आप इस अवस्था में नहीं होंगे कि आप अपराध और अपराध के बाद उत्पन्न होने वाली सारी चीजों को समझ सकते हो, अपराध को समझ सकते हो, तब तक आप अपराधी नहीं हो सकते हैं। आप, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कोई बच्चा है अगर 7 साल का, तो वो भी अपराधी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसके द्वारा जो काम हो रहा है वो अपराधिक है। तो नथिंग इज ऑफेंस डन बाय ए अनसाउंड माइंड पर्सन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो पागलपन की अवस्था में, विकृत चित्तता की अवस्था में अगर काम कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है, उससे उत्पन्न होने वाला जो भी परिणाम है, वो परिणाम में उसको दंड नहीं मिलेगा। जैसे आप एक समझ लीजिए, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति है, राह चलते रास्ते चलते हैं और वो किसी को मारने लगा है, किसी की हत्या कर देता है, और यह साबित हो जाए कि वो व्यक्ति अगर पागल है, तो ऐसी स्थिति में उस हत्या का दोष तो उस पर होगा, लेकिन उस दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ जो दंड है, वो दंड से वो बरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हत्या और हत्या जैसे जघन्य अपराध के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर अपराध के विषय में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है, तो अपराध का दंड उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन इसका जरूरी क्या है? कुछ इसके इंग्रेडिएंट हैं, मैं आपको समझा दूं कि जो आप काम कर रहे हैं, उस काम की प्रवृत्ति आप नहीं जानते हैं, उसकी प्रकृति आप नहीं जानते हैं, उससे उत्पन्न होने वाला जो लक्षण है वो आप नहीं जानते हैं। और अगर आप लक्षण ही नहीं जानते हैं, अपराध ही नहीं जान रहे हैं, आप जो आप काम कर रहे हैं उस काम की प्रवृत्ति नहीं जानते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाला दंड भी आपसे आप बरी होंगे। लेकिन वो पागलपन होगा क्या? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है कि पागलपन क्या है। पागलपन 2 तरीके का हो सकता है। एक जो मेडिकल अनसाउंड माइंड है, मेडिकल पागलपन है, चिकित्सीय पागलपन, और एक विधिक पागलपन। 2 बातें समझ लीजिए पहले कि एक विधिक पागलपन है और एक चिकित्सीय पागलपन है। चिकित्सीय पागलपन वो होता है जिसमें किसी डॉक्टर ने उस व्यक्ति को यह घोषित कर दिया है कि हाँ, ये व्यक्ति पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपके बचाव का कारण नहीं हो सकता। अगर किसी डॉक्टर ने आपको यह साबित कर दिया है कि आप पागल हैं, तो इतने भर से आपका काम नहीं चलने वाला, इतने भर से किसी व्यक्ति का काम नहीं चलने वाला है। उसको चिकित्सीय पागलपन की बजाय उसको विधिक पागलपन अपना बताना पड़ेगा कि मैं विधिक रूप से पागल हूं, यानी जिस समय मैं कार्य कर रहा था उस समय उस कार्य की जो प्रवृत्ति है, जो उस कार्य से होने वाला परिणाम है, वो मैं नहीं जानता था, या वो व्यक्ति वो नहीं जानता था। अगर विधिक रूप से वो व्यक्ति पागल है, तो उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा। विधिक रूप से पागल कैसे होगा?
चिकित्सीय रूप से जो व्यक्ति पागल है वो उस व्यक्ति को कोर्ट में जाकर यह साबित करना पड़ेगा कि वो पागल है। अब इसमें जो साक्ष्य का भार है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को कोर्ट में अपना डिफेंस स्वयं लाना पड़ेगा और उस पागलपन की अवस्था को, पागलपन की सारी बातों को उसको स्वयं साबित करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति पागल है। अगर वो व्यक्ति स्वयं ये बात साबित नहीं कर पाता है तो उसको पागलपन की अवस्था का होने वाला लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। एक केस है आर बनाम अर्नाल्ड का, बहुत पुराना केस है, ब्रिटिश काल का केस है। उस केस में यह डिसाइड किया गया कि जब तक व्यक्ति को उसके कार्य की और कार्य की प्रवृत्ति प्रकृति नहीं मालूम होगी तब तक यह डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति उस कार्य को जानता था, उस काल के दंड का भागी होगा। यह लीडिंग केस है और उसी केस के बाद से जितने भी केस इस समय आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो उसी केस को फॉलो करते हुए चलते हैं। आर बनाम अर्नाल्ड का केस है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो समझ ले कि आर बनाम अर्नाल्ड का जो केस है, सबसे पहली बार पागलपन की अवस्था के बाद ऊपर उन्होंने अपराध के लिए जो काउंसिल ने डिसाइड किया था वो इसी मुकदमे में डिसाइड किया गया, अंग्रेजी काल के समय, जिस समय ब्रिटिश काल हिंदुस्तान में हुआ करता था। उसके बाद आज तक वो चलता रहा। एक केस था भूषण गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी यही बात डिसाइड की गई कि जो प्रवृत्ति है, जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति नहीं जानता है तब तक किए गए कार्य के लिए उसको दंड नहीं दिया जाएगा। और पागलपन को साबित करने का कार्य उसी व्यक्ति को होगा। पागलपन है और उस पागलपन की अवस्था में जो काम वो कर रहा था उस काम को वो नहीं जानता है, उस काम के परिणाम को वो नहीं जानता है। इस बात को साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं पागल हूं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि चिकित्सीय पागलपन को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ लोग किसी डॉक्टर को अपने साथ मिला के उसे एक सर्टिफाइड कर ले कि आप मुझे घोषित कर दीजिए कि मैं पागल हूं। तो चिकित्सीय पागलपन को इसीलिए बचाव का कारण नहीं बनाया गया। चिकित्सीय पागलपन, उस पागलपन में उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में तो काम कर सकता है, लेकिन समझाने और उससे बचाव करने का भार जो है वो कोर्ट के अंदर ही होगा। जब तक विधिक रूप से निर्धारित नहीं हो जाएगा कि वो व्यक्ति पागल है या पागल नहीं है, तब तक उसको लाभ या हानि उसको नहीं मिलने वाली है। इसलिए विधिक रूप से उसको पागल होना जरूरी है, चिकित्सीय रूप से पागल होने का पर भी उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बात को साबित करने का जो भार है वो उसी व्यक्ति को होगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, अगर आत्महत्या करने का प्रयास करे, जैसे एक केस था बसंती बाई का। बसंती बाई के केस में क्या होता है कि एक महिला अपनी बच्ची को लेकर कुएं में कूद जाती है। कुछ लोगों ने देखा उसको बचाने का प्रयास किया, उसको बचा लिया गया। बचाने के बाद उससे पूछा गया कि भाई आप क्यों कूद गई? उसने कहा मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था और इसलिए मैंने जान देने का प्रयास किया। यानी वो महिला ये बात जानती थी कि मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी। इससे यह साबित हो रहा था कि उस कार्य की प्रवृत्ति वो जानती थी कि पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है। तो यहां पागलपन के बचाव का लाभ उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब तक आप प्रवृत्ति नहीं जानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, अगर आप ये परिणाम नहीं जानते हैं तब तो आपको पागलपन का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप परिणाम जानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति राह चलते किसी व्यक्ति की हत्या कर दे यूं ही, और बाद में पता चले कि उसने जो हत्या की थी उसको मालूम ही नहीं था हत्या क्या होती है, उसका दिमाग इस लेवल पे नहीं था कि वो हत्या के परिणाम को जानता होता, तो वहां पर उसको लाभ मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि वो महिला कुएं में इसलिए कूदी कि वो मरना चाहती थी, यानी उसको परिणाम मालूम था
और जिस महिला को या किसी भी व्यक्ति को अगर परिणाम मालूम है पहले से, तो इसका मतलब उसका दिमाग इस लेवल पर था कि उस प्रवृत्ति को जान रहा था। ऐसी स्थिति में उसको लाभ नहीं मिल सकता है। सेक्शन 84 जो है बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है आईपीसी का कि पागलपन की अवस्था में किया गया कार्य, बशर्ते कि आप गिल्टी माइंड ना हो, यानी आपके दिमाग में आपराधिक प्रवृत्ति ना हो, उस परिणाम, वो किए गए परिणाम को आप ना जानते हो, विकृत चित्तता की अवस्था हो, अनसाउंड माइंड की स्थिति हो, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा या उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। हम यहां किसी को लाभ गिनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद ये है कि आप उस विधिक व्यवस्था को जान जाएं जो भारत में चल रही है। किए गए अपराध से किसी का बचाव या किए गए अपराध के लिए किसी को दंड, दोनों मिलना चाहिए। और ये हर आदमी का अपना अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको बचाव का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना प्रोसिक्यूशन को हमको सजा कराने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने बचाव का, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव का मौका मिलना चाहिए। ऐसे उसी स्थिति को लेते हुए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि पागलपन का लाभ उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो व्यक्ति किए गए परिणाम को नहीं जानता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो अपने आप को पागल बताते हैं कि मैंने मर्डर कर दिया, उसके बाद वो उस पागलपन के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो किसी न किसी मोड़ पे ऐसा जाके पता चलता है कि नहीं, वो पागल नहीं थे। या एक चीज होती है स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि किए गए कार्य के विषय में उसको मालूम ही नहीं था, उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो दिमाग था, वो दिमाग उस लेवल पे पहुंच चुका था जिस लेवल पर उसको ज्ञान नहीं हो रहा था कि क्या हो सकता है। वहां तो उसको लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को पागल घोषित कर रहा है या कहीं से मेडिकली सर्टिफिकेट लेके आ गया, किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लिया जाके, तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर उस व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा और किए गए दंड, जो भी उसने अपराध किया है उससे जो उत्पन्न वाला दंड है, वो दंड उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए कि अगर किए गए अपराध के समय आपका दिमाग काम कर रहा था, उससे पहले काम नहीं कर रहा था, उसके बाद काम नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी पोजीशन आई कि जिस समय आपने अपराध किया उस समय आपका दिमाग काम कर रहा था, उससे पहले आप पागल थे या उसके बाद आप पागल हो गए, तो उस दैट टाइम जिस समय आप अपराध कर रहे थे उस समय अगर आपका दिमाग काम कर रहा था तो आपको किसी भी तरीके का कोई विधिक बचाव आपको नहीं मिलने वाला है। उस व्यक्ति को उस किए गए कार्य की जो प्रवृत्ति होगी उसके आधार पर उसको दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय वो अपराध कर रहा था उस समय उसका दिमाग काम कर रहा था, इसलिए जो भी बचाव है वो बचाव उसको नहीं प्राप्त होगा। अगर उसने किसी भी तरीके की हत्या कर दी, पागल था, उसका दिमाग काम किया, काम करते समय उसने किसी की हत्या कर दी और उसके बाद कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यह पागल है, यह पागल नहीं था और इसने हत्या कर दी, इसलिए इसको जो है मृत्युदंड दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो पागल हो गया फिर, तो वो मृत्युदंड का जो आदेश है पागल व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। वो तब तक इंतजार किया जाएगा उस दंडादेश को लागू करने में जब तक वो व्यक्ति पुनः दोबारा से अपने साउंड माइंड में नहीं आता है। यानी अगर आपने अपराध करते समय आपका माइंड जो साउंड माइंड था, तो दंड प्राप्त करते भी समय भी आपका दिमाग जो है साउंड माइंड में ही होना चाहिए। अनसाउंड माइंड में आपको अपराध की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला दंड आपको प्राप्त नहीं होगा या किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। जिस समय आप साउंड माइंड में थे तो दंड की प्रवृत्ति, दंड भी आपको साउंड माइंड में ही मिलेगा, उस व्यक्ति को साउंड माइंड में मिलेगा। और अगर उस व्यक्ति का दिमाग अनसाउंड माइंड का है तो उस व्यक्ति से जो भी दंड हुआ है, दंड के प्रतिफल में जो भी अपराध से दंड उत्पन्न हो रहा है, वो दंड उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि अपराध पागलपन की अवस्था में जो किया जाता है उसके एवज में क्या क्या दुष्परिणाम और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सेक्शन 84 आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 84 यह कहता है कि
विकृत चित्तता की अवस्था में किया गया कार्य अपराध नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति उस कार्य की प्रवृत्ति या उस कार्य से होने वाला परिणाम वो नहीं जानता था। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए अनसाउंड माइंड पर्सन। कोई अपराध नहीं हो सकता है अगर कोई विकृत चित्तता की अवस्था में किया गया व्यक्ति द्वारा कार्य हो रहा है। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य है जनता तक आम कानून को पहुंचाना, उस कानून जो छुपा हुआ किताबों में है उस तक पहुंचाना और लोगों तक अवेयर करना कि कानून क्या है, भारत का कानून किस तरीके से कार्य करता है, उसमें क्या दंड की व्यवस्था है, किस तरीके से लोगों को दंड प्राप्त होता है, किस तरीके से लोगों को बचाव प्राप्त होता है। ये एक सोशल काज है और मुझे विश्वास है कि आप सारे लोग उस सोशल काज से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे साथ में। बहुत सारी मेरे पास रोज फोन आते हैं, रोज बहुत सारे लोगों के SMS आते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सारे लोग अपने जो भी इष्ट मित्र हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वहां तक इस सोशल काज को पहुंचाइए, जिससे लोग कानूनी रूप से चीजों को जान सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक आप कमेंट करिए, मुझे पता चले कि आपकी क्या नीड है, क्या आप जानना चाहते हैं। अगर कोई विशेष चीज है जो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे और आप तक उस कानून को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत